हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट एटॉमिक रेडियस ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पढ़ी थी। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की रेडियस के टाइम पे मैंने आप लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करके दिया था, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। तो प्रोबेबली क्या हो रहा है कि वो ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है लोगों को, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि वहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट का नाम लिया था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और जिसके बारे में मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है? ठीक है, तो जैसे ही अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में कि जब हम 3D से 4D की तरफ जाते हैं और 4D से 5D वाले और एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, यानी अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा हो गया, फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट, ये फिफ्थ पीरियड के, और ये सिक्स पीरियड के। तो इसमें हमने क्या बोला था? इसमें हमने बोला था कि 4D 3D से बड़ा होता है, लेकिन 4D एंड 5D ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, यही बात बोली थी। ठीक है, तो अब इसका रीजन क्या है वो डिफाइन होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो ये जनरल ट्रेंड है कि ऐसा ही होता है। वैसे तो बोला गया टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले एक चीज देखो कि हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स है। तो इस चीज को जो मैं बताने जा रहा ना, इसको अच्छे से दिमाग में रखो। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड सेवन पीरियड। टोटल हमारे पास 7 पीरियड है। अब अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप यहां पे देखो तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है। सेकेंड में आ जाओ। ठीक है, अब सेकेंड में कितने एलिमेंट्स हैं? तो सेकेंड में है 8 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो 8 एलिमेंट है। कहां से कहां तक? लिथियम से लिथियम टू नियोन। ठीक है, ये हो गए। अब थर्ड पीरियड में आ जाओ। तो थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, काउंट करते हैं अपन। तो देखो थर्ड पीरियड में भी आपका डी ब्लॉक तो स्टार्ट होता नहीं है। तो एलिमेंट कौन से होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यानी इसमें भी टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। सोडियम टू एर्गॉन। ठीक है, फोर्थ पीरियड में आ जाते हैं। तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो जाता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो जाता है? फोर्थ पीरियड से। तो अब इसमें कितने एलिमेंट्स है? तो देखो 2 हो गए एस ब्लॉक में, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, प्लस 10 हो गए डी ब्लॉक के, प्लस 6 हो गए पी ब्लॉक के। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 18। कहां से कहां तक? पोटेशियम से क्रिप्टॉन। ठीक है, अब इसमें आ जाओ फिफ्थ पीरियड। तो फिफ्थ पीरियड में भी डी ब्लॉक होता है। टोटल इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे? 18 एलिमेंट्स। आरबी से कहां तक? जेनॉन। सिक्स पीरियड में आ जाओ। तो सिक्स और सेवन, इसमें क्या होता है? इसमें एफ ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें चारों ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक भी होता है, प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, प्लस डी ब्लॉक भी इसी में आता है, प्लस एफ ब्लॉक भी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में होते हैं 2 एलिमेंट, पी में होते हैं 6, 10 में टोटल 10 और एफ में टोटल 14। तो कितने हो गए? 32 एलिमेंट्स आते हैं 6 पीरियड में। और 7 पीरियड को देखो तो इसमें भी 32 एलिमेंट्स ही आते हैं। तो सबसे पहले ये चीज आप लोग माइंड में सेट कर लो कि फर्स्ट पीरियड कंटेन करता है
2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड में 8, ये शॉर्ट फॉर्म है 2 8 8 18 18 32 32। इस फॉर्मेट को हमें याद रखना पड़ता है। क्या नंबर याद रखना पड़ता है? 2 8 8 18 18 32 32। तुम आज इसको अच्छे से याद कर लेना, इसका क्या यूज है और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। यानी अगर तुम्हें ये क्लियरली पता होगा तो किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल तो देखो तुमने उस हिंदी फॉर्म से याद कर लिया, वो एक सीक्वेंस बना के, आने वाले टाइम में मैं तुम्हें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना सिखा दूंगा कि तुम्हें पता बस चल जाए कि वो एलिमेंट किसके नीचे, उसका एटॉमिक नंबर हम इसी ट्रिक से निकालेंगे। लेकिन आज अपन इसको नहीं उठा रहे, जो अपना कॉन्सेप्ट था डी ब्लॉक की रेडियस, सबसे पहले अपन उसी को क्लियर करेंगे। तो इन चीजों को याद रखना, क्योंकि इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी डी ब्लॉक में आएगा, तो वहां मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो इसे एज इट इज नोट कर लो कॉपी की गई साइड में, और याद रख लेना कि फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट कंटेन करता है, सेकंड 8, थर्ड 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, 7 में 32। ये तुम्हारे एलिमेंट्स के नंबर होते हैं इन ईच पीरियड। नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, सबसे पहली चीज यहां पे मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं। तो मैं ले लेता हूं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लेता हूं। पहला मैं ले रहा हूं फोर्थ पीरियड से, तो फोर्थ पीरियड से मैंने ले लिया टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर होता है 22, ठीक है। फिफ्थ पीरियड से ले लिया मैंने टाइटेनियम। अब टाइटेनियम के नीचे कौन आएगा? तो आएगा जिरकोनियम। अब सपोज मेरे को जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता, अब कैसे पता करें? तो ये देखो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 18, और फिफ्थ में भी कितने होते हैं? 18। तो इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है वो जस्ट 18 नंबर बाद ही आ रहा होगा ना, यानी कि इसमें अगर तुम 18 ऐड कर दो तो 18वां एलिमेंट होगा ना। ये नहीं समझे बात को? जैसे मैं बात करूं सबसे कॉर्नर से, जैसे मैं एस ब्लॉक की बात करूं, एस ब्लॉक का मैंने एलिमेंट ले लिया मान लो सोडियम, ठीक है। अब सोडियम से नीचे कौन आ रहा है? पोटेशियम। तो ये देखो कि सोडियम किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का, और पोटेशियम किस पीरियड का? फोर्थ पीरियड। थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? अभी मैंने नंबर लिखवाया था 288, मतलब 8। तो सोडियम के एटॉमिक नंबर में 8 ऐड कर दो, 11 प्लस 8, तुम्हें इसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। सपोज इसके नीचे आना है आरबी, ये हो गया थर्ड पीरियड, ये हो गया फोर्थ पीरियड, ये हो गया फिफ्थ पीरियड। 19, तो ये कौन सा है? फोर्थ पीरियड, और फोर्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 18। तो 19 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 37। तो ये तुम्हें मिल गया इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। इस टाइप से अपन फाइंड करते हैं किसी का भी एटॉमिक नंबर। तो आगे मैं इसको बहुत डिटेल में सिखा दूंगा अच्छे से जब लेक्चर हमारा कंप्लीट होने वाला हो। इसको अभी मैंने क्यों लिया है वो देखो, ठीक है। रफ करता हूं इसे। तो अब देखो, मुझे इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता, लेकिन मुझे इसका पीरियड पता है। कौन सा पीरियड है इसका? तो ये फोर्थ पीरियड, ये है फिफ्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने? 18। तो मैं क्या करूंगा? इसके एटॉमिक नंबर में 18 ऐड कर दूंगा, 22 प्लस 18 क्या हो गया? 40। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पीरियड में, ठीक है। तो अपन ने फोर्थ पीरियड का एलिमेंट लिया, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट लिया, अब सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट हमको लेना, तो वो क्या होगा? हाफनियम। अब हाफनियम का एटॉमिक नंबर मुझे नहीं पता, तो फिफ्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? यहां से यहां तक, तो कितने? फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ और सेवेंथ इसमें कितने होते हैं? 32 और 32, यही होता है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सिक्स्थ पीरियड में है तो इसमें एफ ब्लॉक ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, क्योंकि ये एफ ब्लॉक के जस्ट बाद है। अगर इसका एटॉमिक नंबर तुम देखोगे तो कहां आ रहा है? देखो, सिक्स पीरियड स्टार्ट हो रहा है एलए, और मैंने बताया था कि एलए के बाद 14 एलिमेंट्स चले गए किसमें? एफ ब्लॉक में। उसको हम लेंथेनॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लेंथेनम के बाद के एलिमेंट्स है। तो इसमें क्या होगा? 32 का एडिशन होगा। तो यहां पे कितना है? 40,
प्लस 32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 72। अब इजी था सबके एटॉमिक नंबर फाइंड करना, अगर हमें नहीं पता था तो मैं तो ऐसे ही फाइंड करता हूं, मैंने कोई याद वाद नहीं किए हुए। चलिए इतना सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब नॉर्मल ट्रेंड क्या बोलता है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए थी, तो 22 से ZR में तो कोई केस है ही नहीं, ये तो क्लियर है। लेकिन हम क्या बोलते हैं दैट R ऑफ जिरकोनियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R ऑफ HF। तो इसका पहला रीजन देखो, पहला रीजन क्या है कि जब हम टाइटेनियम से जिरकोनियम पे आ रहे हैं, ठीक है, जब हम टाइटेनियम से जिरकोनियम पे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो 18 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं, यानी यहाँ 22 थे यहाँ 40 हो गए। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है, यानी जो न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूक्लियर का चार्ज 18 यूनिट से बढ़ रहा है, ठीक है, 18 यूनिट से बढ़ रहा है। बट यहां पे आ जाओ तो यहां पे तो 32 यूनिट से बढ़ रहा है ना, यानी यहां पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा वो 32 यूनिट से बढ़ रहा है, यानी इससे तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब एक चीज आराम से आप सोचो कि अगर न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ा तो आउटर मोस्ट पे, जैसे मैं यहां बना के दिखा देता, सपोज ये एक न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट है, ठीक है, इसमें पहले थे 10 प्रोटॉन। अब 10 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा रहे थे, बीच में जो हो रहा उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। अब मैं बोल रहा हूं ये 18 यूनिट से बढ़ा तो 28 प्रोटॉन इस पे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन लगा रहे, तो अट्रैक्शन ज्यादा हुआ। बट अब मैं बोल रहा हूं कि 32 से फिर बढ़ा, अब 60 प्रोटॉन एक साथ इसमें अट्रैक्शन लगाएंगे तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, होगा ना। यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है 32 इलेक्ट्रॉन्स का। अब बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन आप ये चीज तो देखो कि बीच वाले इलेक्ट्रॉन अगर रिपल्शन लगा रहे हैं या वो Z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहे होंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस से लग रहा है वो भी तो काफी तेजी से बढ़ गया, इसके कंपैरिजन में तो बहुत तेजी से बढ़ गया। तो इसके कंपैरिजन में अगर तेजी से बढ़ गया तो क्या होगा, यानी कि न्यूक्लियस की वैलेंसी शेल पे जो टेंडेंसी थी अट्रैक्ट करने की, अगर ये सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन से बढ़ता, यहाँ पे जो गैप आता, अगर ये सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन का होता तो ये ट्रेंड नॉर्मल होता, यानी यही ट्रेंड फॉलो होता। लेकिन ये 18 इलेक्ट्रॉन की जगह कितना है 32 इलेक्ट्रॉन, यानी 32 यूनिट का चार्ज जो बढ़ रहा है उसकी वजह से इन दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम हो जाती है, क्योंकि यहां पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला तो था, आपने सीधा सीधा एक गैप देख लिया, कितने यूनिट का गैप आ रहा है, इससे आपने क्लियर कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी मूव जिरकोनियम टू हाफनियम देन न्यूक्लियर चार्ज is increased by 32 unit, which is represents more attraction ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहां पे जिरकोनियम से हाफनियम पे आने पे 32 यूनिट से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे यहां पे ज्यादा अट्रैक्शन है। बट यहां पे 18 यूनिट से कर रहा था तो यहां अट्रैक्शन क्या था, ज्यादा था, इसके कंपैरिजन में ज्यादा था। लेकिन इसके और इसको अगर कंपेयर करो, यहाँ पे 18 यूनिट का इंक्रीज था, यहाँ 32 यूनिट का, तो अट्रैक्शन इसमें बहुत ज्यादा हो गया। अब क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि एफ ब्लॉक की वजह से। मैं बताता एफ ब्लॉक की वजह से क्यों, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो सीधा सीधा था, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, इस और इस गैप में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं ना यार, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के रिपेल करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो प्रोटॉन के खींचने की टेंडेंसी भी ज्यादा है। अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के रिपेल करने की टेंडेंसी ज्यादा क्यों नहीं, ठीक है।
कि अगर रिपल्शन ज्यादा होता तो ये साइज ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता, फिर वो टेंडेंसी ज्यादा क्यों नहीं है, हम उसके बारे में देखते हैं। अब एक सिंपल सी चीज है, ये बनाया मैंने न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक शेल है, ये दो शेल है, ये तीन शेल है, सपोज ये चार शेल है और ये पांचवी शेल, ये बात हो गई। अब हम जो बात कर रहे थे किसकी, जिरकोनियम और हाफनियम की, तो एक चीज देखो कि हाफनियम में 4f आ रहा है, यानी हाफनियम में f ब्लॉक उससे पहले आ चुका है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं साइज को कंपेयर करूं तो s का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा p का, उससे बड़ा d का, और सबसे बड़ा होता है f का, जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो f का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, भले ही आ रहे हैं, लेकिन वो 14 इलेक्ट्रॉन क्या बहुत दूर दूर नहीं होंगे, यानी वो न्यूक्लियस से, अगर ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे डिस्टेंस पे नहीं होंगे, वो न्यूक्लियस को सराउंड तो कर रहे हैं लेकिन उनके बीच में गैप कितना है, बहुत ज्यादा। तो जब इतनी इतनी डिस्टेंस पे है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंसी सेल पे कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना, क्योंकि अगर ये एस या पी होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर कर दिया, तो बहुत पास पास होते तो न्यूक्लियस क्या करता, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन के सामने आ जाता, यानी इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन सामने पड़ जाते तो वैलेंसी तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो 14 इलेक्ट्रॉन तेजी से बढ़े हैं, 18 की जगह तो 32 बढ़ा है, बढ़ना चाहिए था 18 चार्ज लेकिन बढ़ा है 32, उसमें से 14 तो एफ ब्लॉक के है ना, 14 तो एफ सबशेल में है ना, और एफ सबशेल का साइज अगर बहुत बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे ना, तो न्यूक्लियस को वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं दे पाते, यानी यहाँ पे एफ ब्लॉक की जो शील्डिंग होती है वो बहुत ही पुअर हो जाती है। तो पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो 32 यूनिट यहाँ पे एक साथ बढ़ा है ना, वो अपना जोर पूरा दिखाता है और वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, इसीलिए। और यहाँ पे साइज बड़ा है, छोटा नहीं होता, देखो 5d से कम नहीं हो पाता, इसका साइज बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी अगर तुम देखो तो d साथ में चला आ रहा है, बट तुम इतने कॉन्सेप्ट में मत जाओ, तुम इतने से कॉन्सेप्ट में देखो कि यहाँ पे जो 14 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज, जो एक्स्ट्रा इंक्रीज है वो f सबशेल का है, और f सबशेल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे जो न्यूक्लियस पे ज्यादा अफेक्ट नहीं डाल पाते। तो होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। इसी को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपका मैंने अभी एलिमेंट लिया था हाफनियम, वो लेंथेनम के बाद का ही है, ठीक है, और लेंथेनम में एफ सबशेल आ जाती है, तो एफ सबशेल की वजह से जो साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी एफ सबशेल के वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रहता है। तो भाई ये रीजन था कि 5d और 6d का साइज बिल्कुल सेम था, और यही होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये देखो थ्योरेटिकल बात है, समझने की चीज है, तो इसको ज्यादा लिखने लिखने की चीज है नहीं। समझना क्या है, समझना इतना है कि f का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अब डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं दिखा पाते, यानी उनकी शील्डिंग जो होती है पुअर शील्डिंग होती है। तो पुअर शील्डिंग होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है उसका अट्रैक्शन कंप्लीटली नहीं बोल सकते, बट उसका अट्रैक्शन शील्डिंग जो s और p होता है उससे ज्यादा होता है f के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये साइज पे डिपेंड करता है, ये साइज जितना छोटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने ज्यादा पास पास, साइज थोड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन की दूरी भी थोड़ी सी बड़ी, साइज और बड़ा इलेक्ट्रॉन की दूरी और बड़ी, और साइज इससे भी ज्यादा बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर दूर होंगे न्यूक्लियस से, ठीक। तो ये था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। होप आप लोग को यहां से क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो मैंने अभी आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 का कॉन्सेप्ट दिया है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए नहीं, सॉरी, इजीली बताने के लिए, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया। अब चले अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली रेडियस पे ही डिपेंड करता है, तो रेडियस के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी।
चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, भाई लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका रेडियस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। किसकी वजह से, एफ सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के वीक शील्डिंग की वजह से। चलिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो एटॉमिक रेडियस तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब यहां से जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट है अपना आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। सपोज कोई एलिमेंट या एटम है, ठीक है, वो अपने ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब समझते हो ना, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट बोल्स मॉडल में पढ़ाया था। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हाइयर शेल में, ग्राउंड स्टेट मतलब जो इलेक्ट्रॉन जहां पे है वो वैसे ही। अब ये कैसा एटम है, ये आइसोलेटेड है या फिर गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी एटम को गैस यानी किसी एटम को आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने पे वो सारे एटम अलग अलग हो जाते हैं। किसी एलिमेंट को अगर हम गैसियस स्टेट का मतलब क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स या एटम बहुत दूर दूर हो। कोई भी गैस आप देख लो, कोई भी गैस क्या होती है, बहुत दूर दूर फ्लो करने की टेंडेंसी रखती है। तो गैसियस स्टेट में अगर कोई चला गया मतलब उसके एटम क्या हो गए, आइसोलेट हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इस एटम में से अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से निकालना हो, यानी इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर करना हो, ठीक है, तो उसे बाहर करने की प्रोसेस आपकी क्या होती है, आयोनाइजेशन होती है, यानी इसको हम आयोनाइज कर रहे हैं। और इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन को अलग करना, रिमूव करना या निकालना क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन। और इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपल थॉट, सिंपल सी बात, कोई न्यूट्रल एटम है, उसके हम क्या कर रहे हैं, उसके वैलेंसी शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं या उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की बात आएगी तो हमेशा याद रखना वैलेंसी सेल से ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन, कहीं और से तो निकले, ऐसा तो है नहीं कि बीच में से निकाल दोगे। अब सपोज करो मेरे पास 10-12 कारें साथ में खड़ी है, तो 10-12 कार में से क्या तुम बीच में से किसी कार को निकाल के बाहर कर दोगे क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही ये क्या होता है, एक वो होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है ना। तो किसी भी एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, वैलेंसी शेल में, तो इसका मतलब बाहर निकालने की बात होगी तो कौन से इलेक्ट्रॉन की होगी, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है वो अपन लिख लेते हैं एज अ डेफिनेशन फॉर्म। बाकी आपको क्लियरली समझ में आ गया कि आयोनाइजेशन क्या होता है। चल क्या लिखेंगे हम, द एनर्जी required to remove an electron from isolated gaseous atom, the energy required to remove an electron from isolated gaseous atom from its ground state. The energy required to remove an electron from isolated gaseous atom from its ground state, यानी किसी गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट से जब तुम इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपकी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई एटम है X, अब ये कैसा है, ये न्यूट्रल गैसियस एटम है। अब मैं क्या करूं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन निकालने पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
और उसके साथ साथ ये रिएक्शन हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे इसको, दूसरे टाइप से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू अ कैटायन। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। अब एक चीज नोटिस करना, ये हो गई डेफिनेशन। जब मैंने X से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बना X प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो हम इसे बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी। ठीक है, या फिर इसको हम कैसे लिखते हैं, IE1। अब अगर मैं सेम प्रोसेस करूं, अब ये X से एक इलेक्ट्रॉन निकला, X प्लस बन गया। अब मैं X प्लस को ले रहा हूं और उसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल, तो ये बन जाएगा X प्लस 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 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगी IE2। यानी कि इसको बोलेंगे हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको बोलोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको बोलोगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये मत बोलना यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन निकालो, तो यार ध्यान दो ना, तुमने स्टार्ट तो यहाँ से किया था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बना, फिर इसी को तो उठाया तुमने और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से कंपेयर करो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो टोटल। फिर अगर मैं इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये बनेगा H प्लस 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 और इसे बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन। और ऐसे ही हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको मैंने अभी के लिए इनफाइनाइट नंबर दे दिया। अगर तुम्हारे पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन होते तो तुम इनफाइनाइट तक ये प्रोसेस कर सकते थे। ठीक है, तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। तो किसी भी न्यूट्रल एटम से अगर तुम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, और उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नोट कर लिया, हटा दो इसे। अब एक जनरल ट्रेंड है, मैं बता देता हूं, वो कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं देगा, हर जगह आपको वही दिखेगा। अब वो क्या है वो देखते हैं। अगर मैं किसी भी एटम के फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन, फोर्थ आयोनाइजेशन डॉट 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 इनको कंपेयर करो तो एक चीज याद रखना कि इसका सेम ही ट्रेंड होता है। किसी भी एटम के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ऑलवेज सेकेंड वाले से कम होती है, सेकेंड वाली ऑलवेज थर्ड वाले से कम होती है और थर्ड वाली ऑलवेज फोर्थ वाले से कम होती है। तो ये जनरल ट्रेंड है, इसको मैं भी आगे प्रूव करके दूंगा कैसे और क्यों। ये कभी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता फर्स्ट आयोनाइजेशन उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी क्या लिया था x को मैंने कन्वर्ट किया था x प्लस में, प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर अगर मैं यहां से सीधा इसी में दिखाता, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के x प्लस प्लस में कन्वर्ट किया था, 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस 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 में, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस 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 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये मत बोलना कि वहां पे x प्लस लिया था फिर x प्लस 2 लिया, बात सेम ही है यार। x में से सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो x प्लस बन जाएगा, उससे x प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो x प्लस 2 बनेगा, और x में से सीधा 2 निकाल दोगे तो भी वही बात होगी। अब देखो यहाँ पे आयन क्या बन रहा है, बन रहा है x प्लस प्लस x प्लस 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 और x प्लस 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 प्लस, ये 4 टाइप के आयन बने। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एटॉमिक रेडियस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर मुझे इन चारों में से एटॉमिक रेडियस का देना हो कि किसकी एटॉमिक रेडियस बड़ी और किसकी एटॉमिक रेडियस छोटी, तो तुम क्या बोलोगे। तो वहां मैंने एक नोट लिखवाया था कि
मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेस मोर लेस इज रेडियस, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी पे होगा रेडियस उतनी ही कम होगी। तो ये आ गया रेडियस का ट्रेंड, यानी इन चारों की रेडियस देखूं तो क्या होगी, x प्लस की सबसे ज्यादा और उससे भी ज्यादा बड़ी किसकी होगी, x की। ठीक है, तो ये रेडियस का ट्रेंड आ गया, r का ट्रेंड, यानी ये फॉलो करेगा रेडियस, सबसे ज्यादा बड़ी रेडियस होगी r की, उससे छोटी r प्लस, उससे छोटी r प्लस 2, उससे छोटी r प्लस 3 और उससे छोटी r x प्लस 4। ठीक है, अब चलो इतना हटा देता हूं। अब एक चीज याद रखना, किसी भी एटम में, इसको थोड़ा थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करना, अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़े उसके अकॉर्डिंग, किसी भी एटम का साइज अगर छोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, या साइज बड़ा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा? सोचो थोड़ा सा, छोटा है तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा या बड़ा है तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा? ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और सोचो इस चीज को पहले, और जेन्युइन आंसर देना। नहीं सोच पाओ तो समझ जाना कि तुम थोड़ा स्लो चल रहे हो इस चैप्टर में, जबकि तुम्हें सोचने की टेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी। चलिए वीडियो पॉज करके जितने लोगों ने सोच लिया होगा, मैं इसका आंसर देता हूं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी एटम का साइज छोटा है, ठीक है, अगर एटम है ये और एक एटम ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इसका न्यूक्लियस और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये छोटा है तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और ये डिस्टेंस पे दूर है तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा ना। तो अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं और यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो ज्यादा इजीली कौन निकल जाएगा, ज्यादा इजीली ये निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, तो हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। बट यहाँ पे साइज छोटे होने की वजह से इन दोनों का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हम ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, दैट रेडियस इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, रेडियस इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये इस कॉन्सेप्ट से हमें क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे रेडियस का ट्रेंड क्या है, जो रेडियस का ट्रेंड है जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन का। अपोजिट हो जाएगा ना भाई। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्सनली का मतलब होता है कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ रेडियस सबसे ज्यादा था तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होने वाली थी, यहाँ रेडियस उससे कम थी तो यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, यहाँ रेडियस इस वाले से कम थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है, फिर 4। ये हो गया ट्रेंड। तो एक चीज क्लियर हो गई कि भाई ये ट्रेंड कभी गलत नहीं हो सकता, ये हमेशा सही रहेगा, क्योंकि साइज मैटर करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे साइज कम होता जाएगा, और साइज कम होता जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमारी हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कौन कौन से फैक्टर। तो पहला है रेडियस। कौन सी रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो इसको अभी अभी जस्ट हमने देखा है, तो हमने क्या देखा, दैट रेडियस इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि पहला रेडियस, जो पहला फैक्टर है वो रेडियस है, और वो कैसे इफेक्ट करता है कि अगर रेडियस इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जिसका रेडियस ज्यादा होगा
उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो। क्यों? साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, कम एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें सिंपल सी बात समझा देता। ये दो पेन है, मैंने इनको ऐसे रखा हुआ है, अब ये क्या है, इसलिए मैंने इनके हेड से हेड को मिलाया हुआ है, तो इसमें ज्यादा अट्रैक्शन तो है, मैं चाहूँ इजीली इनको अलग कर सकता। बट अगर मैं इनको ऐसे फंसा दूं, यानी जो इनके कैप है इनको ऐसे फंसा दिया मैंने, अब मैं अगर इसको खींचने की कोशिश करूंगा तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तुमने इसको बॉन्ड कर दिया है, तो इसको खींचने में तोड़ यानी खींचोगे तो ज्यादा एनर्जी तुम्हारी लगेगी, तब जाके अलग अलग होंगे। बट उस केस में क्या था, उस केस में बस ये एक दूसरे के पास थे, खींचा अलग हो गया। तो वैसे ही अगर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन वैलेंसी सेल का बस ऐसा है कि दूर है लेकिन अट्रैक्ट है, तो वहां पे तुम एनर्जी थोड़ी सी लगाओगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। बट वो बहुत ज्यादा क्लोजली बॉन्डेड है, साइज बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहला था रेडियस, और ट्रेंड क्या बोलता है कि रेडियस इंक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। ठीक है। सेकेंड है जेड इफेक्टिव, और इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये तो सबको क्लियर हो गया जेड इफेक्टिव और आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या। जेड इफेक्टिव क्या काम करता है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन को दिखाता है। तो नेट अट्रैक्शन जितना कम, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम, नेट अट्रैक्शन जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोलेंगे, दैट जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सिर्फ एक रिलेशन है, ठीक है, ऐसे नहीं इसको हटाएंगे, कोई साइन वाइन लगाएंगे कांस्टेंट वगैरह नॉर्मल लाइक अ मैथमेटिक्स। तो जेड इफेक्टिव अगर तुम्हारा इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी, और अगर जेड इफेक्टिव तुम्हारा कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम लगेगी। ठीक है। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सिर्फ बात होती है न्यूक्लियर चार्ज के, तो न्यूक्लियर चार्ज से ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, यानी न्यूक्लियस का चार्ज खींचने की ताकत जितनी ज्यादा, आयनाइजेशन नहीं, उससे भी वही होता है, उससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, या जेड इफेक्टिव इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट हमें न्यूक्लियर चार्ज वगैरह नहीं देखना, हमें जेड इफेक्टिव के साथ देखना है, जो फैक्टर इफेक्ट करता है इसको वो जेड इफेक्टिव होता है। तो जेड इफेक्टिव और आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर दोनों में से कोई भी एक चीज पड़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और वहां पे क्या था, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर है वो भी देख लेते हैं। दो फैक्टर तो भाई हमने देख लिए, और दोनों फैक्टर आपको पढ़ाए हुए हैं। तो जो आज मैंने बताया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो अच्छे से समझ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी जो भी स्टार्ट किया है, इसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वो आज अपन इसको जितना पढ़ पा रहे हैं उतना पढ़ेंगे, फिर इसके जो एक्सेप्शंस वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज सिर्फ फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ये देख लेते हैं। और इसमें जो मैंने बताया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, और रेडियस के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो ये सारी चीजें ना बहुत क्लियर करो, थोड़ा सा सोचा करो इन सब चीजों को पढ़ते टाइम कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका सेंस क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा कम। सिर्फ मेरे वर्ड्स को फॉलो मत करो कि लिख लिया और उसको एक बार पढ़ लिया कि अट्रैक्शन ज्यादा तो ये ज्यादा, अट्रैक्शन कम तो वो कम। एक बार फील तो करो कि उस अट्रैक्शन का मतलब क्या है, खुद से कोई एग्जांपल जनरेट करो ना उसका। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तुम मेरे साथ थोड़ा सा एफर्ट डाल दो, आउट ऑफ वाला टॉपिक है ये, आउट ऑफ लेके आओगे, और नहीं करोगे तो इतना कंफ्यूजिंग बन जाएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे कि क्या बताया क्या नहीं बताया। ठीक है। अब जो थर्ड है, थर्ड की बात करते हैं अपन। तो थर्ड है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स।
यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से कितना दूर या पास हैं। 2 सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल की, तो S का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है P से, P का ज्यादा होता है D से, और D का ज्यादा होता है F से। अगर इलेक्ट्रॉन S और S में, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी। P में है तो S के कंपैरिजन में कम लगेगी। अगर इलेक्ट्रॉन D में है, क्यों? क्योंकि S में एक ही सबशेल होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखो ये पेयर के फॉर्म में, अब इस पेयर को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। P में देखो 3 होते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर केस में सब में 2 ही 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ केसेस में यहाँ इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा भी होते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करना थोड़ा इजी हो जाता है। D में 5 होते हैं, F में 7 होता है। तो जैसे जैसे ये ऑर्बिटल्स के नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट भी क्या करता है? कम होता जाता है। तो S में सबसे ज्यादा, P का, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी अगर तुम न्यूक्लियस के पास देखोगे तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास 3s होगा, उससे दूरी होगा ना 3p, उससे दूरी होगा ना 3d। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आई S में से, तो S में से निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना हर केस में P वाले, क्योंकि यहाँ पे तो अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ और कम हो जाएगा। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑर्बिटल्स जो है वो सिर्फ डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यानी कि न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन से ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो ऑलवेज S ज्यादा पास में होता है, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर F होता है। तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल देखो तो S वाले का ऑलवेज ज्यादा होगा, यानी इसमें से अगर देखोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, P वाले की उससे कम होगी, D वाले की उससे कम, और F वाले की सबसे कम। तो ये है तीसरा इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ये मत सोचना कि पेनिट्रेट करने वाली कोई चीज है। पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है सिर्फ डिस्टेंस, यानी कि ऑर्बिटल्स या फिर सबशेल्स कितने डिस्टेंस पर रखे हुए न्यूक्लियस से। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा पास होगी वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वहां पेनिट्रेशन इफेक्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो देखो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है जो न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को रोके, शील्ड करे, यानी उस अट्रैक्शन को कम करने वाला जो इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट अगर कम हो रहा है, ठीक, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और शील्डिंग इफेक्ट अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंसी सेल पे कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। अगर वो कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अगर वो ज्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो सीधी सीधी बात क्या है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर ये बढ़ेगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम तो एनर्जी भी कम। तो इसका मतलब अगर ये बढ़ा तो एनर्जी हमारी लेस होगी, और अगर ये डिक्रीज हुआ यानी ये कम हुआ तो इसका मतलब उस केस में न्यूक्लियस की क्या होगी? एनर्जी कम होगी, तो हमारा आयनाइजेशन, और न्यूक्लियस की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज आपकी क्लास आयनाइजेशन एंथैल्पी और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे। जितनी भी चीजें बताई उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। और मैं इसको पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि हम एक दिन में एक कॉन्सेप्ट या मतलब ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। जितनी चीजें आज लिमिटेड चीजें बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद कल इसके एक्सेप्शंस बताऊंगा डिटेल में समझा के, फिर एक नई प्रॉपर्टी की कल स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे करके अपना चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, अच्छे से पढ़ो, फिर अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दम लगा के, ठीक है। चलिए, ये सारे जो भी इफेक्ट्स थे इनको ध्यान रखना, कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन किसके इनवर्सनल है, और कोई डाउट हो देन कॉन्टेक्ट मी।